इवनिंग एवरीवन। तो आइए आज हम जो है कल हमने जो वीडियो आपको दिया था, जो पोम आपको दी थी क्रिएशन अर्न, उसके आगे का सेकंड पार्ट देखते हैं। कल हमने फर्स्ट पार्ट देखा था जिसमें कि हमने पूरा एक्सप्लेनेशन देखा था और कुछ फिगर ऑफ स्पीच देखी थी, लेकिन हमारी कुछ फिगर ऑफ स्पीच बच गई है। उसको आज हम देखेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे एंड मेंस का क्वेश्चन देखेंगे। तो इतना हम आज सेकंड पार्ट में देखने वाले हैं, और जो लोग मास्टर वीडियो देखते हैं तो उनके लिए कंबाइन करके भी डाल दिया जाएगा। तो चलिए इसको स्टार्ट कर लेते हैं। एक चीज़ और कहना चाहूँगी, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक थोड़ी सी एक्चुअली है ऐसा कि हमारे यहाँ लाइट कटी हुई है और काफ़ी लंबे टाइम से 6-7 घंटे हो गए हैं लाइट कटे हुए। तो मैं क्या है विंडो वगैरह ओपन करके वीडियोस बना रही हूँ, ठीक है, ताकि थोड़ा हवा मिल सके। तो हो सकता है आपको कभी कभी बैकग्राउंड से थोड़ी नॉइस आ जाए, तो उसके लिए पहले ही मैं आपसे सॉरी बोल रही हूँ, इतना थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। तो आइए देखिए स्टार्ट कर लेते हैं। अगर बात करें फिगर ऑफ स्पीच की, तो हमारा जो पहला फिगर ऑफ स्पीच है वो है एपस्ट्रॉफी। एपस्ट्रॉफी कब होता है? जब हम डायरेक्टली एड्रेस करते हैं टू समवन या फिर समथिंग नॉट प्रेजेंट, जो कि चीज़ अभी प्रेजेंट नहीं है, जो कि चीज़ सामने नहीं है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो है नहीं, ठीक है, उसके बारे में जब डायरेक्टली एड्रेस करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? एपस्ट्रॉफी बोलते हैं, राइट। अब यहाँ पर देखिए, दाउ स्टिल अनरेवेस्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस। अब इन्होंने अर्न को, ये जो आपका अर्न है, ग्रेशियन अर्न है, इसको इन्होंने क्या बुलाया है? क्वाइटनेस की अनरेवेस्ड ब्राइड बुलाया है। इसको क्या किया है? दाऊ, यहाँ पर ये किसके लिए बोल रहे हैं? ये इस अर्न को दाऊ बोल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं? डायरेक्टली एड्रेस कर रहे हैं, जैसे कि सपोज दैट वो अर्न नहीं बल्कि एक पर्सन हो, क्योंकि किसी पर्सन की ही वाइफ या हस्बैंड हो सकता है, ना कि किसी भी अर्न की, किसी भी पॉट की, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर जो है वो कौन सा एपस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच है। अब अगर बात करें पर्सोनिफिकेशन की, तो दोनों में डिफरेंस मैंने एक बार नहीं कई बार बताया है कि पर्सोनिफिकेशन और एपस्ट्रॉफी में क्या डिफरेंस है, ठीक। तो फिलहाल अभी हम यहाँ देखते हैं कि गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज टू नॉन ह्यूमन थिंग्स। जब हम ह्यूमन की क्वालिटीज किसी नॉन ह्यूमन थिंग्स को देते हैं तो वो होता है आपका पर्सोनिफिकेशन। जैसे इन्होंने अर्न को क्या बोला है? सिल्वियन हिस्टोरियन बोला है। जैसे कि जो सेल्वन हिस्टोरियंस हैं, अपनी हिस्ट्रीज बताते हैं, कहानियों के बारे में बताते हैं, तो वो कह रहे हैं कि तुम क्या हो? तुम एक सेल्वन हिस्टोरियन हो, क्योंकि तुम भी क्या कर रही हो? एक कहानी को कह रही हो, कहानी बता रही हो, क्योंकि तुम्हारे पर भी जो ये चित्र, जो ये जो आर्ट, जो पेंटिंग की गई है, ये बहुत कहानी बता रही है, ठीक है। तो इस तरह से ये उसको अर्न को संबोधित कर रहे हैं, ठीक, और कह रहे हैं कि इट को टेल अ स्टोरी, ये एक स्टोरी बता रहा है। तो यहाँ पर आपको पर्सोनिफिकेशन दिख रहा है। नेक्स्ट देखिए, बोल्ड लवर नेवर नेवर कांस ताउ किस। अब यहाँ पर वो जो लवर जो कि अर्न के ऊपर पेंटेड है, बनाया गया है उसका आर्ट, तो यहाँ पर उसको एज अ लिविंग ह्यूमन बीइंग मतलब कि दिखाया गया है कि इस पे जो लवर है वो कभी भी अपनी बिलव्ड को किस नहीं कर सकता है, और वो उदास भी नहीं होगा कि वो किस नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसकी जो बिलव्ड है वो कभी भी जो है अपनी ब्यूटी को नहीं खोएगी, वो कभी भी ओल्ड नहीं होगी, क्योंकि अब जो दोनों के दोनों हैं, बोथ वो दोनों क्या है? पेंटेड है, एक पेंटिंग है, एक आर्ट है उस अर्न के ऊपर, वो किसी भी फिजिकल फॉर्म में नहीं है। इसलिए जो भी फिजिकल चीजें होती हैं, जो टाइम के साथ घटित होती हैं, वो उनके साथ नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर क्या है? बिल्कुल ह्यूमन की तरह उसको ट्रीट किया गया है, लिविंग ह्यूमन की तरह। तो ये यहाँ पर भी आप क्या हो जाएगा? पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा इन दोनों लाइंस में। नेक्स्ट, जो कल मैंने आपको ढेर सारी फिगर ऑफ स्पीच बताई थी, वो भी आप नोट डाउन करोगे, क्योंकि अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है और अगर आप सिर्फ फिगर ऑफ स्पीच के लिए इस वीडियो पे आए हो, तो मैं आपको बता दूं कि आपको जो है फर्स्ट वाले वीडियो को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि वहां पर भी मैंने बहुत सारी फिगर ऑफ स्पीच बताई है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पर इतना ज्यादा पीपीटी बनाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, इसलिए कुछ को मैंने ऐसे ओरली आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है पार्ट 1 में, और कुछ चीजें यहाँ पर पार्ट 2 में आपको मिल जा रही हैं, तो उसको भी जरूर देख लीजिएगा। कहने का मतलब मेरा ये है, अगर आपको पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए तो अगर बात करें पैराडॉक्स की, तो पैराडॉक्स तो एक आपको फर्स्ट लाइन में ही मिल रहा था, राइट, जब पोम स्टार्ट होती है। वहीं पर जो अनरेवेस्ड ब्राइड बोला गया है, तो कोई भी ब्राइड अनरेवेस्ड कैसे हो सकती है? तो इट्स अ पैराडॉक्स, पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट है यहाँ पर। और पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट देखिए एक्चुअली होता क्या है, ये दिखने में आपको सीम्स कॉन्ट्राडिक्टरी, आप देखोगे तो आपको लगेगा ये क्या बेहूदी बात है, क्या कॉन्ट्राडिक्शन है, ये तो अपने आप में ही अपनी बात को अपोज कर रहा है। लेकिन जब आप उसके डीपर मीनिंग को समझोगे तो वहां पर आपको एक ट्रुथ समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पर पहली लाइन लिखी नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, जो आपने अभी यहाँ ये देखिए पीछे लाइन दी हुई है, ये देखिए कहाँ गई, ये है ना, दाउ शैल अनरेवेस्ड
ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस, तो यहाँ पर भी आपका वो फिगर ऑफ स्पीच है, क्योंकि ये जो अनरेविस्ड ब्राइड है, मीन्स अनरेविस्ड मीन्स होता है एक ऐसी ब्राइड जो अभी तक अनटच्ड है बाय हर हस्बैंड। तो ये जो है ये अपने आप में क्या है, एक कॉन्ट्राडिक्शन है। और यहाँ पर वो क्या सिंबलाइज करना चाह रहे हैं, यहाँ पर वो ये सिंबलाइज करना चाह रहे हैं कि ये जो अर्न है ये एकांत किसी कोने में पड़ा हुआ है और इसको इसके ऊपर टाइम का कोई असर भी नहीं पड़ रहा है। मानो ये ऐसा हो जैसे कि एकांत की ये ब्राइड हो और इसे किसी ने टच नहीं किया, ये बिल्कुल उसी तरह से सेफ एक कोने में पड़ा हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर वो चीजें दिखाई गई हैं। तो यहाँ पर भी आपको क्या दिख रहा है, कॉन्ट्रडिक्शन दिख रहा है। एंड इसके पीछे आपको एक ट्रुथ समझ में आ रहा है कि जो भी चीजें फिजिकल फॉर्म में होती हैं उनके ऊपर टाइम का असर होता है, वो एक ना एक दिन वो क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती हैं। लेकिन चूंकि ये जो अनरेविस्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस है, ये जो अर्न है, इसके ऊपर टाइम का कोई असर नहीं है। ये क्वाइटनेस की वाइफ है और ये एक कोने में एक जगह पर सुरक्षित पड़ी हुई है और ये बहुत टाइम तक ऐसे ही रहने वाली है। पास्ट की पीढ़ियों ने भी इसे देखा है, हम भी देख रहे हैं और हम भी एक दिन मर जाएंगे, लेकिन ये कभी खत्म नहीं होगा। इसको हमारी आने वाली जो वर्तमान पीढ़ियां हैं वो भी इसे देखेंगी और इससे जो है वो अपने दुख को दूर करने की जो एक आर्ट है, जो एक कला है, उसे वो सीख पाएंगी, समझ पाएंगी। तो यहाँ पर भी था। और नेक्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं उस लाइन में तो ऑब्वियसली है ही, जैसे कि हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर। यहाँ पर कहा गया है कि जो संगीत, जो मेलोडीज जो हम सुनते हैं, जो हम सुन रहे हैं, वो कैसी हैं, वो स्वीट है। लेकिन दोज अनहर्ड, जो कि अनहर्ड हैं, जिन्हें हमने सुना नहीं है अभी तक, वो कैसी हैं, वो स्वीटर हैं, यानी कि बहुत ज्यादा मधुर हैं। तो यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है, यहाँ पर सजेस्ट किया गया है दैट इमेजिन ब्यूटी कैन सरपास रियल एक्सपीरियंस, यानी कि रियल में आपने कोई भी चीज एक्सपीरियंस किया है, किसी भी ब्यूटी को एक्सपीरियंस किया है, उससे कहीं बेहतर होती है कि जो आप इमेजिन करते हो। सपोज दैट आप किसी भी चीज के बारे में सोच लो, किसी भी फिजिकल फॉर्म, लैंड को ले लो, किसी गर्ल को ले लो, किसी बॉय को ले लो, या सपोज दैट आप किसी ड्रेस को ले लो, कुछ भी ले लो, आप उसको रियल में देखते हो, या सपोज दैट मान लीजिए आप उसके बारे में इमेजिन करते हो। तो इमेजिनेशन का कोई भी सिर पैर नहीं है ना, कि आप उसको कुछ भी इमेजिन कर सकते हो, अपनी इमेजिनेशन में कितना भी उसको ब्यूटीफुल आप बना सकते हो, है ना। लेकिन जब आप उसको रियल में जाओगे तो जरूरी नहीं कि वो उतनी ही ब्यूटीफुल दिखे। तो वही वो कह रहे हैं कि जो हर्ड मेलोडीज हैं, जो हर्ड सॉन्ग्स हैं, वो स्वीट होते हैं, वो मधुर होते हैं, वो अच्छे होते हैं, लेकिन जो अनहर्ड होते हैं वो कैसे होते हैं, वो स्वीटर होते हैं। तो ये क्या है, ये भी अपने आप में पैराडॉक्स है, एक ट्रुथ को बता रहा है, लेकिन ये सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट भी है। अगर बात करें एलिट्रेशन की, तो एलिट्रेशन भी आपको काफी जगह देखने के लिए मिलता है, जैसे कि रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड ऑफ द बिगिनिंग ऑफ वर्ड में मिलता है। जैसे यहाँ पर देखिए सेल्वन इसकी सीन में एस का जो साउंड है वो आपका क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। एंड हर्ड मेलोडीज आर स्वीट, यहाँ पर जो है कौन सा साउंड रिपीट हो रहा है भाई, हर्ड मेलोडीज आर स्वीट। अच्छा ठीक है, इसके आगे की लाइंस नहीं लिखी हुई हैं, ठीक, तो उसमें आपका क्या है, एच एच का साउंड रिपीट होगा। अनहर्ड है ना, तो एच एच का जो साउंड है वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ये आपका क्या है, एलिट्रेशन है। लाइंस अभी जस्ट अभी मैंने पीछे दिखाई है जब इसके बारे में बताया था, ठीक है, इसके फिगर ऑफ स्पीच के बारे में। नेक्स्ट आपका मेटाफर है। गाइज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज करते रहिएगा, बिकॉज आई नीड योर सपोर्ट। बिना आपके सपोर्ट के बहुत मुश्किल है इसको बहुत अच्छे से दे पाना, ठीक है, तो इसलिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब डेफिनेटली करते रहिएगा। तो देखिए मेटाफर की अगर बात करें तो एक डायरेक्ट कंपैरिजन है विदाउट लाइक एंड एज। मेटाफर होता ही यही है कि जिसमें हम इन वर्ड्स को यूज नहीं करते हैं लेकिन हम कंपेयर करते हैं, वो होता है आपका मेटाफर। तो यहाँ पर क्या कंपैरिजन है, अनरेविस्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस, इसके बारे में देखिए। जब आप इस पूरे फ्रेज को उठाएंगे तो आपको मेटाफर मिलेगा, लेकिन अनरेविस्ड ब्राइड जो है वो क्या है, यहाँ तक अगर आप देखते हो तो यहाँ पर आपको पैराडॉक्स मिलता है, क्योंकि एक ब्राइड जो अनरेविस्ड है वो पैराडॉक्स है। लेकिन अगर मोर करेक्टली मैं बात करूं तो अगर पूरे को देखूं तो मैं इसको मेटाफर ही बोलूंगी, क्योंकि यहाँ पर जो अर्न है उसको कंपेयर किया जा रहा है क्वाइटनेस की अनरेविस्ड ब्राइड के साथ, ठीक, वर्जिनल ब्राइड के साथ। वही बात है, एक ऐसी ब्राइड जो कि अभी अनटच्ड है अपने हस्बैंड के द्वारा, ठीक, तो यहाँ पर वो चीज बताई गई है। तो यहाँ पर मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच का यूज है। नेक्स्ट देखिए, फोस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम। तो साइलेंस और स्लो टाइम की जो फॉस्टर चाइल्ड है, यानी कि दत्तक पुत्र है, दत्तक बच्चा है, वो कौन है, वो अर्न है। यहाँ पर उन्होंने क्या, उसकी एज और उसकी स्टिलनेस को, यानी कि उसका जो स्थायित्व है वो बना रहेगा। कितने समय तक बना रहेगा, जब तक कि उसे कोई नष्ट ना करे तब तक वो बना रहेगा, बहुत समय तक ऐसा ही रहेगा। तो उसको दिखाने के लिए इन्होंने इस लाइन का यूज किया है। अगर मैं आपको बात करूं, अगर एग्जाम में आ जाता है
तो मैं आपको बोलूंगी अगर ये पूरा फ्रेज इस तरह से आ रहा है तो आप मेटाफर पे ही क्लिक करोगे, ठीक, मेटाफर पे ही जाओगे क्योंकि वो ज़्यादा सूटेबल है। नेक्स्ट अगर बात करूँ इमेजरी की, तो इमेजरी तो बहुत ज़्यादा आपकी यूज़ की ही गई है। जैसे कि इमेजरी में होती क्या है, डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज होती है जो कि आपके सेंसेस को क्या करती है, अपील करती है। जैसे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रीज की बात की जा रही है कि उस पर जो ट्री हैं वो बने हुए हैं लेकिन उसके पत्ते गिर नहीं रहे हैं, कभी भी वहाँ पर पतझड़ नहीं आएगा। लवर्स के बारे में, सेक्रीफाइस के बारे में कि एक हीफर को सेक्रीफाइस करने के लिए लोग ले जा रहे हैं, एंड म्यूजिकल जो म्यूजिक है किस तरह से वहां पे बजाया जा रहा है। तो जब ये चीजें आप पढ़ते हो तो एक आपके दिमाग में क्या होती है, एक इमेज क्रिएट होती है, एक विजुअल एंड ऑडिटरी इमेज का यहाँ पे यूज किया गया है। क्योंकि जब बात की जा रही है म्यूजिक की कि म्यूजिक जो है वो लगातार बजता रहना चाहिए, लगातार बजाते रहो आप, उनसे वो कह रहे हैं जो लोग म्यूजिक बजा रहे हैं उनसे, तो यहाँ पर क्या ऑडिटरी इमेजरी का भी यूज हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगर बात करें आयरनी की, तो आयरनी क्या है, अ कंट्रास्ट बिटवीन अपीयरेंस एंड रियलिटी, यानी कि जो भी दिखाई दे रहा है और जो रियलिटी है उनमें क्या है कंट्रास्ट आपका। जैसे द फिगर ऑफ स्पीच ऑन द अर्न आर फ्रोजन इन इटर्नल परफेक्ट बट दे विल नेवर फुलफिल देयर एक्शन, लवर कैन नेवर किस। अब यहाँ पर क्या है, एक तरह से आयरनी ही तो है। यहाँ पर दिख रहा है कि एक लवर जो है वो अपने बिलव्ड को किस करने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो कभी भी किस नहीं कर सकता, कभी वो फुलफिल नहीं हो सकती उसके डिजायर। क्यों? क्योंकि वो एक आर्ट है। तो ये आयरनी ही तो है कि वो लवर जो है वो कभी भी जो है अपने डिजायर को फुलफिल नहीं कर पाएगा, वहीं पे चीजें फ्रोजन हो चुकी हैं, ठीक। तो ये क्या है आपका आयरनी है। नेक्स्ट बात करें सिंबोलिज्म की, तो यूजिंग ऑब्जेक्ट टू रिप्रेजेंट एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। जब भी हम एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं तो वो क्या है आपका सिंबोलिज्म है, सिंबल्स का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो आपका अर्न है वो सिंबलाइज किया गया है एक इटर्नल आर्ट और ट्रुथ के रूप में, कि वो हमेशा जो है अमरता को प्राप्त कर गया है। जो आर्ट है, जो ब्यूटी है, वो ही जो है हमेशा इस संसार में बनी रह सकती है। तो इस तरह से उस आर्ट को जो है उस अर्न को जो है वो सिंबलाइज किया गया है। नेक्स्ट है द अनमूविंग लवर्स सिंबलाइज इटर्नल ब्यूटी एंड डिजायर अनफुलफिल्ड। अब यहाँ पे जो अनमूविंग लवर्स हैं यानी कि जो मूव नहीं कर रहे हैं, जैसे कि उसकी बिलव्ड है और वो बॉय है जो ट्राई कर रहा है किस लेने की, वो क्या है, वो अनमूवेबल है, वो मूव नहीं कर सकते क्योंकि वो एक आर्ट है। तो यहाँ पर उससे क्या सिंबलाइज किया गया है, उससे एक इटर्नल ब्यूटी को दिखाने की कोशिश की गई है और साथ ही साथ एक ऐसे डिजायर को बताने की कोशिश की गई है जो कि उस लड़के के मन में है लेकिन वो कभी भी फुलफिल नहीं हो सकती, वो हमेशा के लिए अनफुलफिल्ड रहेगी लेकिन स्टिल वो कैसा रहेगा, हैप्पी रहेगा, ठीक है। ये आपका हो गया सिंबोलिज्म। एंड नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा हाइपरबल, ठीक। तो हाइपरबल में आपको पता ही है कि एम्फेसिस डालने के लिए क्या किया जाता है, एग्जैजरेट किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए मोर हैप्पी लव, मोर हैप्पी हैप्पी लव। अब यहाँ पर कितना ज्यादा जो रेपिटेशन एंड एग्जैजरेशन और ऑफ हैप्पीनेस की है कि कितना ज्यादा उसको हैप्पी दिखाया जा रहा है, कितना खुश उसको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर उसकी हैप्पीनेस को क्या किया जा रहा है, एग्जैजरेट किया जा रहा है। तो जब भी हम एग्जैजरेट करते हैं किसी चीज को एम्फेसिस डालने के लिए तो वहां पर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती है, हमारी हाइपरबल होती है, ठीक। तो ये था आपका टोटल फिगर ऑफ स्पीच। यहाँ पर मैंने जितने बताए हैं लगभग इतने ही मैंने पार्ट 1 में भी बताए हैं एंड विथ डेफिनेशन, यानी उसको समझाकर भी। तो और काफी अच्छी फिगर ऑफ स्पीचेज हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। नहीं पता है तो मैं बार बार आपको यही चीज बोल रही हूँ कि अगर आपने पार्ट 2 देखा और पार्ट 1 नहीं देखा है तो फिर आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो अधूरी रह जाएगी और आपको फिर लगेगा कि चीजें आधी अधूरी बताई गई हैं, लेकिन चीजें कंप्लीट बताई गई हैं। तो चाहे आप मास्टर वीडियो देख लेना जो पढ़ने वाला है, या तो फिर अगर आपने पार्ट 2 देखा है तो पार्ट 1 को भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो लाइक कर दिया आप लोगों ने? नहीं किया ना, मुझे पता है नहीं किया, अब कर दीजिए, ठीक है। चलिए कर दीजिए फटाफट, बात माननी चाहिए ना, आप लोग अच्छे बच्चे हो। चलो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द स्पीकर एड्रेसिंग इन द पोम। पोम में जो स्पीकर है वो किसको एड्रेस कर रहा है, क्या एक पेंटिंग को, एक लवर को, एक अर्न को, या नेचर को। तो ऑब्वियसली वो एक अर्न को, जो कि ग्रेशियन अर्न है, उसको क्या कर रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं। व्हाट लिटरेरी पीरियड डज कीट्स बिलोंग टू। देखिए मैंने आपसे यही कहा था, जब भी आप कैसे आपको ओवरऑल पढ़ना है ना, कोई भी वर्क है, कोई भी पोएट है, तो हमें उसे चारों तरफ से घेरना है। यानी हमको सिर्फ उसकी, अगर ओड टू ग्रेशियन अर्न दी है तो हमको सिर्फ उतना ही, सिर्फ उसकी समरी ही नहीं पढ़ के चली जानी है। अगर आप सिर्फ उसकी समरी पढ़ के चले जाओगे तो वो आपका आधा अधूरा नॉलेज होगा, आप एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। फिर आपको तो लगेगा कि हमने तो पूरा सिलेबस कवर किया था, फिर हमसे एग्जाम में क्वेश्चन क्यों नहीं हो रहा। क्योंकि देखिए
पढ़ने के दो तरीके होते हैं, एक आपका हार्ड वर्क जो कि आप किए जा रहे हो, दूसरा है आपका स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क वो है जिसमें कि आपको एनालाइज करना है अपने प्रीवियस ईयर पेपर्स को, आपको देखना है कि क्वेश्चन किस तरीके से आ रहे हैं, क्या वो डायरेक्ट क्वेश्चन है या फिर आपको कोई इन्फॉर्मेशन जो है किस तरीके से ली जा रही है। तो उस तरह से आपको किसी भी चीज़ को हर पर्सपेक्टिव से देखना है। आपको भी किसी भी वर्क का रिटन डेट, पब्लिश डेट देखना है, किस कॉन्टेक्स्ट में उसको लिखा गया है, किस जॉनरा के अंदर वो फिट होता है, एंड सबसे बड़ी बात उसमें कौन से फिगर ऑफ स्पीचेस यूज की गई हैं, और अगर उसके बारे में स्पेसिफिकली किसी ने बोला है, किसी ने क्रिटिसाइज किया है उनको या उस वर्क को या फिर उससे रिलेटेड उस पोइट को या उस राइटर को, वो भी आपको देखना है। प्लस आपको ये देखना है कि वो जो पर्टिकुलरली जो वर्क है ना वो किस मूवमेंट या फिर किस जॉनरा से आपका जो है बिलोंग करता है। साथ ही साथ आपको ये देखना है कि जिस राइटर के बारे में या जिस राइटर के वर्क के बारे में बात कर रहे हो तो वो किस पीरियड से बिलोंग करते हैं, एंड किस पीरियड से बिलोंग करते हैं तो उस समय पे कौन से मोनार्क थे जो शासन कर रहे थे, और वहां पर क्या एक पॉलिटिकल स्थिति थी, क्या चीजें घटित हो रही थी उस समय जब वो थे। तो इतनी चीजें इस तरह से जब आप अपनी तैयारी करोगे ना तो हो ही नहीं सकता कि एग्जाम में क्वेश्चन आए और आप उसको टैकल ना कर पाओ। तो ये होता है स्मार्ट अप्रोच किसी भी चीज को पढ़ने का। जैसे यहाँ पर आपका क्वेश्चन, क्यों मैंने इतनी इन्फॉर्मेशन दी, क्यों मैंने आपको बताया, इसलिए बताया कि देखिए सामने आपके क्वेश्चन पड़ा हुआ है और आपको इसी तरह से तैयारी करना है। सपोज दैट आप ओड ऑफ ग्रेसियन अर्न पढ़ के बस चले गए कि किड्स का मुझे ओड ऑफ ग्रेसियन अर्न मिला हुआ है, इसको हम पढ़ लेते हैं, बस समरी पढ़ के चले गए और कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। तो अगर आपके सामने ये क्वेश्चन आ जाएगा कि व्हाट लिटरेरी पीरियड डज किड्स बिलोंग टू, जो किड्स है वो आपके किस पीरियड से बिलोंग करते हैं, तो ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपके सिलेबस में हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी है। लेकिन अगर आप इस तरह से नहीं पढ़ोगे तो नहीं एबल हो पाओगे करने के, ये इजी सा क्वेश्चन भी। तो इसीलिए मैंने इतना लेक्चर आपको दिया कि किस तरह से आपको पढ़ना है। अगर आप इसको समझ लोगे तो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल हो जाएंगी ये चीजें। तो आपका क्या है, वो रोमांटिक पीरियड से बिलोंग करते हैं। आपके कीट्स हैं, आपके शेली हैं, बायरन हैं, एंड आपके वर्ड्सवर्थ हैं, कोलेरिज हैं, ये सब क्या है, रोमांटिक पीरियड, रोमांटिक जो एरा है उसके जो राइटर्स हैं ये सब है। तो आप ध्यान रखोगे, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि सेकंड जनरेशन ऑफ रोमांटिक पीरियड्स किन्हें कहा जाता है, किन तीन लोगों का नाम आता है, मैंने उनका नाम बताया भी है, तो आपको कमेंट करके बताना है। दिस इज योर होमवर्क एंड यू हैव टू रिप्लाई दिस क्वेश्चन, ठीक, आपको करना है इसका रिप्लाई, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द अर्न डिस्क्राइब्ड एज इन द ओपनिंग लाइन। ओपनिंग लाइन में उसे क्या कहा गया है, उसे एक ब्राइड बोला गया है, लेकिन यहाँ पर ब्राइड नहीं है तो हम क्या देखेंगे, यहाँ पर हम फॉस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम बोलेंगे, क्योंकि उसे एक चाइल्ड और एक ब्राइड दोनों बोला गया है। वो जो साइलेंस है, क्वाइटनेस है, उसकी क्या है, उसकी ब्राइड है, लेकिन वो साइलेंस और स्लो टाइम की क्या फॉस्टर चाइल्ड भी है, ठीक, फॉस्टर चाइल्ड भी है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है, वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट थीम इज नॉट प्रेजेंटेड इन पोम। पोम में कौन सी थीम जो है वो प्रेजेंट नहीं की गई है। परमानेंस ऑफ आर्ट, क्या आर्ट की परमानेंस को दिखाया गया है, तो जी हाँ, डेफिनेटली दिखाया गया है। बार बार वो इस चीज पे एम्फेसिस कर रहे हैं कि जो आर्ट है, जो ब्यूटी है, जो ट्रुथ है वो ही परमानेंस है। बाकी की तो सारी चीजें जो भी फिजिकल फॉर्म में है वो एक दिन डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, हम भी नष्ट हो जाएंगे, हमसे पहले की पीढ़ियां भी नष्ट हो गई, आने वाली पीढ़ियां भी नष्ट हो जाएंगी, लेकिन ये एक चीज जो है वो क्या रह जाएगी, परमानेंट रह जाएगी। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो परमानेंस ऑफ आर्ट है ये दिखाया गया है, ब्यूटी ऑफ नेचर को भी दिखाया गया है डेफिनेटली, एंड ट्रांजिशन ऑफ ह्यूमन लाइफ को भी वहां पर प्रेजेंट किया गया है उन पेंटिंग्स के थ्रू। लेकिन यहाँ पर द पावर ऑफ साइंस को नहीं दिखाया गया है, यहाँ पर साइंस की कोई भी बात नहीं की गई है। तो यानी कि आपका जो आंसर है वो आंसर नंबर डी क्या होता है, करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डज द स्पीकर से अबाउट द मेलोडीज ऑन द अर्न। ठीक, क्या बताया है उन्होंने कि वो जो मेलोडीज हैं वो कैसी हैं, उसके बारे में क्या डिस्क्राइब किया है। तो ऑब्वियसली चिल्लाते चिल्लाते मेरा गला थक गया कि क्या उन्होंने डिस्क्राइब किया। उन्होंने कहा है कि जो मेलोडीज आप सुन लेते हैं वो स्वीट होती हैं, वो आपको अच्छी लगती हैं, लेकिन जो चीज़ें आपने सुनी नहीं है, सिर्फ जिन चीज़ों को आपने इमेजिन किया है वो स्वीटर होती हैं, बहुत 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 ज़्यादा खूबसूरत होती हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका जो आंसर नंबर बी है वो करेक्ट हो जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट काइंड ऑफ लवर इज डिस्क्राइब्ड ऑन द अर्न। अर्न में किस तरह का लवर जो है वो डिस्क्राइब किया गया है। तो क्या एक मैरिड मैन है, नहीं भैया। एक मॉर्निंग लवर है, रोता हुआ, नहीं। वो लवर कैसा है, एक बोल्ड लवर है जो कि अपनी बिलव्ड को किस करने का ट्राई कर रहा है, लेकिन वो किस नहीं कर पा रहा है। अ बोल्ड लवर हु कैन नेवर किस, कभी भी किस नहीं कर सकता वो, बिकॉज वो पेंटेड है, वो एक पेंटिंग है। तो यहाँ पर उसको जो है डिस्क्राइब किया गया है। तो आपका जो आंसर नंबर बी है, बी ऑप्शन है, वो क्या है, करेक्ट है। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है
व्हाट इज वन ऑफ द सीन डिपिक्टेड ऑन द अर्न, अर्न के ऊपर कौन सी सीन को डिपिक्ट किया गया है? क्या वहां पर वेडिंग सेरेमनी है? तो बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वॉर भी नहीं दिखाया गया है, फ्यूनरल भी नहीं है, वहां पर एक विलेज सैक्रिफाइस दिखाया गया है। क्या है? एक प्रीस्ट है, आगे आगे चल रहा है, वहां पर एक हीफर है और जिसकी की बलि दी जाने जा रही है, वो ऊपर आसमान की तरफ देख रहा है और रंभा रहा है, उसके गले में माला वगैरह पड़ी हुई है एंड पूरी के पूरे गांव वाले जो हैं वो जा रहे हैं, मानो कि ऐसा लगता है राइटर को कि लगता है मानो कि पूरा का पूरा जो गांव है वो ही खाली हो गया हो बिल्कुल, और वो हमेशा के लिए खाली रहेगा। क्यों? क्योंकि कभी भी ये लोग वापस लौट कर अब नहीं जाने वाले, क्योंकि ये पेंटिंग है, एक पेंट हो गए हैं ये, ठीक, एक आर्ट है। तो इस तरह इन्होंने क्या दिखाया है? एक विलेज सैक्रिफाइस को दिखाया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाता है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन के साथ मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन इसलिए कर दे रही हूँ, मैं चाहूँ तो सिर्फ आपको आंसर बता के भी निकल सकती हूँ, लेकिन मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि जिसने अगर समरी को नहीं देखा है वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है तो उसे भी ये चीजें समझ में आ जाए, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको रेफरेंस देकर चल रही हूँ। नेक्स्ट देखिए, व्हाट पैराडॉक्स इज सेंट्रल टू द अर्न्स ब्यूटी, कौन सा पैराडॉक्स जो है वो मेन सेंटर में रखा गया है? क्या मूवमेंट एंड स्टिलनेस को रखा गया है, या फिर साउंड एंड साइलेंस को रखा गया है, या फिर लाइफ एंड डेथ को रखा गया है? तो यहाँ पर क्या परमानेंस एंड इनपरमानेंस को दिखाया गया है। वैसे तो आप लाइफ डेथ एक तरह से दिखाया गया कि जो चीजें हैं वो नष्ट हो जाती है, लेकिन उससे भी ज्यादा, क्योंकि हर चीज के बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ पर दिखा गया है कि क्या चीज परमानेंस यानी कि परमानेंटली रहने वाली है और कौन सी चीज जो समय के साथ है वो डिस्ट्रॉय हो जाने वाली है। तो इसी पैराडॉक्स को जो है थ्रू आउट द पोम डिस्कस किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट हो जाता है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी, हु इज स्पीकिंग हियर, यहाँ पर कौन बोल रहा है? तो यहाँ पर क्या स्पीकर बोल रहा है, या अर्न बोल रहा है, या लवर, या प्रीस्ट, कौन बोल रहा है? तो यहाँ पर ये जो अर्न है वो डिस्क्राइब कर रहा है, वो बता रहा है, कैसे बता रहा है? थ्रू इट्स पेंटिंग, उसके ऊपर जो भी चीजें पेंटिंग की गई है, जो आर्ट बनाई गई है, उसको देखकर ही तो ऐसा फील हो रहा है कि ब्यूटी इज ट्रुथ एंड ट्रुथ ब्यूटी, ठीक है, कि जो सत्य है वही हमेशा रहने वाला है, जो आर्ट है वही हमेशा शाश्वत परमानेंस रहने वाली है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या होता है? करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डज कोल्ड पास्टोरल रेफर टू, तो जो कोल्ड पास्टोरल है वो क्या रेफर कर रहा है, किन चीजों को दिखा रहा है? तो ऑप्शन नंबर एक है अ सेशन डिपिक्टेड, या फिर द इमोशन ऑफ द पोम, या फिर द लाइफलेस ब्यूटी ऑफ अर्न को दिखा रहा है, या फिर द रूरल सेटिंग को दिखा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाता है, यानी कि द लाइफलेस ब्यूटी ऑफ अर्न है, ठीक है, लाइफलेस ब्यूटी ऑफ अर्न की ये जो अर्न है उसकी लाइफलेस ब्यूटी को दिखा रहा है कि ये सारी चीजें फिजिकल फॉर्म में नहीं है। नेक्स्ट आइए हम इस क्वेश्चंस पे चलते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट पोएटिक फॉर्म इज यूज्ड इन ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न, तो क्या कौन सा फॉर्म है? एज इट अ सोनेट, बैलेड, ओड, या फिर एपिक? तो ये एक ओड है, क्योंकि अगर आपने इसका टाइटल पढ़ा है तो देखिए ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, ठीक, ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न इसका टाइटल है। ये हिम इटसेल्फ अपने आप में बता रहा है कि क्या है, ये एक ओड है, यानी कि आपका आंसर नंबर सी क्या है? करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी स्ट्रेंजर्स आर इन द पोम, कितने स्ट्रेंजर्स हैं? 5 स्ट्रेंजा हैं टोटल, ठीक है, कितने स्ट्रेंजा हैं? 5 स्ट्रेंजा हैं। हालांकि ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछ दिए जाते हैं, तो हमें अपनी तैयारी जो है पूरी होल सोल रखनी है, ठीक है। तो व्हाट टोन डज द स्पीकर मोस्टली यूज थ्रू आउट द पोम, कैसी टोन को वो रिफ्लेक्ट कर रहा है? क्या वो एंग्री है, या फिर सरकास्टिक हो रहा है, या फिर इंडिफरेंट हो रहा है? वो क्या दिखा रहा है? वो एक रिफ्लेक्टिव एंड एडमायरिंग टोन को दिखा रहा है। क्या? रिफ्लेक्टिव एंड एडमायरिंग टोन को दिखा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट डू द ट्रीज ऑन द अर्न नेवर डू, जो ट्री है वो क्या करेंगी? क्या वो कभी भी मतलब कि उनके ऊपर से क्या चीजें नहीं होंगी? क्या वो ब्लूम नहीं करेंगी, स्वे नहीं होंगी, सेड लीव्स लूज देयर स्प्रिंग? तो ऑब्वियसली वो कभी भी अपनी स्प्रिंग को लूज नहीं करेंगी, और जब वो स्प्रिंग को लूज नहीं करेंगी तो वो अपनी लीव्स को भी नहीं शेड करेंगी, नहीं हटाएंगी। तो इट मीन्स क्या है, वहां पर स्प्रिंग हमेशा हमेशा के लिए बरकरार रहेगी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है। गाइस पता है ना आपको क्या करना है? ओ, जिन लोगों ने कर दिया है उन्हें थैंक यू सो मच। जिन लोगों ने नहीं किया है, थोड़ा अपने थंब को कष्ट दीजिए, जैसे कि मैं अपने गले को कष्ट दे रही हूँ, अपने हैंड को कष्ट देती हूँ आप लोगों के लिए ले आने में सेशन, तो उसी तरह से आप लोग भी थोड़ा अपने थंब को कष्ट दीजिए और लाइक कर दीजिए सेशन को।
तो आइए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द पोम कंट्रास्टेड द इटर्नल नेचर ऑफ आर्ट विथ वॉट, किसके साथ दिखाना चाह रहे हैं, किसके साथ कंट्रास्ट दिखाना चाह रहे हैं नेचर ऑफ आर्ट को वो, तो एक ट्रांजिशन ह्यूमन एक्सपीरियंस के साथ क्या कर रहे हैं, उसको शो करना चाह रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं, प्रेजेंट करना चाह रहे हैं। ठीक, ना ही उसमें नेचुरल डिजास्टर की बात है, ना ही रिलीजन, ना ही ह्यूमन सफरिंग्स की बात कर रहे हैं। वो क्या दिखाना चाह रहे हैं, इटर्नल नेचर ऑफ आर्ट को दिखाना चाह रहे हैं कि क्या ट्रांजिट ह्यूमन एक्सपीरियंस के साथ। नेक्स्ट देखिए, what emotion is evoked by the inability of the lovers to kiss, क्या चीज, कौन सा इमोशन जो है वो इवोक हो रहा है। ठीक है, जॉय, फ्रस्ट्रेशन, एनवी या फिर बिटर स्वीट एडमायरेशन। तो बिटर स्वीट एडमायरेशन है। बिटर क्यों है, क्योंकि वो अपनी बिलव्ड को किस नहीं कर पा रहा, और स्वीट क्यों है, क्योंकि वो किस नहीं कर पा रहा, फिर भी वो क्या है, हमेशा ट्राई करता रहेगा, क्योंकि वो आर्ट पे है तो वो कभी भी किस नहीं कर पाएगा, तो हमेशा ट्राई करता रहेगा, और उसको हमेशा वो खुश रहेगा कि उसकी जो उसकी बिलव्ड है, उसकी ब्यूटी बनी हुई है, वो ओल्ड नहीं हो रही है, तो हमेशा ये जो सीन है वो बनी हुई रहेगी। तो इसलिए यहाँ पे बिटर स्वीट एडमायरेशन जो है वो एक इमोशन क्या है, इवोक हो रहा है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, व्हाट फिगर इज नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन द पोम, क्या कौन सा फिगर जो है, प्रीस्ट है, ट्री है, पोएट भी आपका सॉरी ये क्या है, गॉड भी है। ठीक, लेकिन यहाँ पर क्या नहीं है, पोएट नहीं है। ठीक, पे मेंशन। तो नेक्स्ट देखिए, विच डिवाइस इज यूज्ड इन सेल्वियन हिस्टोरियन, सेल्वियन हिस्टोरियन में कौन सी डिवाइस यूज हुई है, तो मेटाफर यूज हुई है। इसलिए यहाँ पर आप अगर देखो तो कहीं कहीं आपको जो है वो नहीं, मेटाफर ही है, राइट। हाँ, इसमें यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन नहीं जाएगा, इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पर उसको, लेकिन यहाँ पर एक्चुअली देखिए सेल्वियन हिस्टोरियन जो ह्यूमन क्वालिटीज हैं वो भी तो उसको दी जा रही हैं उस अर्न को। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है आप देखो तो कंपैरिजन भी किया जा रहा है। सेल्वियन हिस्टोरियन किसको बुलाया जा रहा है, इस अर्न को ही बुलाया जा रहा है, उसको कंपेयर किया जा रहा है एक इतिहासकार के साथ। तो यहाँ पर क्या आपका मेटाफर भी होगा। ठीक, तो आप अपने एग्जाम में देख लीजिएगा कि क्या ऑप्शन आया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डज द अर्न सिंबलाइज इन द पोम, क्या सिंबलाइज करते हैं, तो वो एक इटर्नल ब्यूटी एंड अनचेंजिंग आर्ट को सिंबलाइज कर रहे हैं, जो कि कभी भी चेंज नहीं होने वाली और बहुत लंबे समय तक उसी तरह बनी रहने वाली है। तो हाउ डज द पोम एंड, पोम कैसे एंड होती है, किस लाइन के साथ एंड होती है, तो वो एंड होती है बहुत ही फेमस लाइन, ब्यूटी इज ट्रुथ एंड ट्रुथ ब्यूटी के साथ एंड होती है। राइट, तो आंसर नंबर जो सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे था टोटल आपका जो है वो क्वेश्चंस, और मेंस का क्वेश्चन मैंने इसलिए नहीं डाला है क्योंकि मैंने आप लोगों से बोला था कि आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मेंस के क्वेश्चन आपको चाहिए या नहीं चाहिए। कहीं अननेसेसरीली मैं उसको डाल तो नहीं रही हूँ कि आपको बोरिंग लग रहा हो। तो मैंने कहा था जब आप कमेंट करके बताओगे कि हाँ मुझे नीड है तो मैं डालूंगी, नहीं तो फिर MCQ तक ही चीज़ें रह जाएंगी। तो अभी इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको मेंस के क्वेश्चन नहीं दिए हैं। अगर आप कॉमेंट करोगे तो नेक्स्ट जो आपका पोएट्री है ला बेला डैम सैंस मर्सी, उसके बाद मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। देखिए इसकी जो PPT है ये देखिए ला बेला डैम सैंस मर्सी की ही है, तो ये भी मैंने प्रिपेयर कर रखी है। तो नेक्स्ट वीडियो आपको इस पर ही मिलने वाला है। ठीक है, तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए अच्छे से, अपना ख्याल रखिए, और हाँ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मास्टर वीडियो डेफिनेटली आपके लिए पड़ जाएगा दोनों को ऐड करके। सेकंड वीडियो देखा है अगर तो फर्स्ट वीडियो ज़रूर देखेगा, तभी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच।